जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेपीएससी और बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूँ, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास विषय से होगा। ये प्रश्न जो मैंने लिया है वो 45वां बीपीएससी जो कि 2002 में आयोजित किया गया था मुख्य परीक्षा का, तो उसमें ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और ये बहुत बार मैंने ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में। ताकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, और ऐसे प्रश्नों को तो ज़रूर करना चाहिए जो कि पहले उस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं। तो उसी में एक प्रश्न मुझे मिला, एक प्रशासक के रूप में हर्ष की महत्ता का वर्णन करें। और इसके पहले मैंने प्राचीन भारत के इतिहास विषय से मुख्य परीक्षा के लिए बहुत सारे क्लासेस ले रखे हैं, तो एक प्लेलिस्ट में उसको अरेंज कर दूंगी ताकि आपको सुविधा हो सारे को करने में। और अगर आप प्राचीन भारत के इतिहास विषय के अगर नोट्स चाहते हैं जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है और वो भी जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बीपीएससी के भी सिलेबस में आपको ये काम आ सकता है, तो इसके लिए आप इस सारे नोट्स को जो कि जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और बीपीएससी में भी हेल्प हो सकता है, जेपीएससी के लिए तो है ही, तो फिर आप इस प्राचीन भारत के इतिहास विषय के पूरे नोट्स जो हैं वो रेडी हैं, आप इसको ले सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र 200 रुपीज़ आपको पे करना होगा, और पे करने के बाद आप स्क्रीनशॉट आप मुझे शेयर करेंगे, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वहाँ क्लास के एंड में मैं आपको सारे डिटेल आपको दे दूंगी जब क्लास ख़त्म करूंगी। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा रहेगा, आप वहां कांटेक्ट कीजिए, वहां आपको मिल जाएगा। देखिए, एक प्रशासक के रूप में हर्ष की महत्ता का वर्णन करें। अब इसका आंसर मैंने यहाँ किस तरीके से लिखा है आप देख सकते हैं। और ये प्रश्न का उत्तर कराने का मकसद मेरा एक ये भी है कि आप सभी जो भी नोट्स को तैयार करते हैं, खुद से लिखते हैं, तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए इस वीडियो को जब देखिए तो। और जैसे जैसे मैं बोलती हूँ कोशिश कीजिए आप इसको एक बार कम से कम लिख लेने का। फिर उसके बाद इस टॉपिक को किसी किताब में पढ़िए, और पढ़ने के बाद एक अपने तरीके से और भी बेहतरीन, मैं ये नहीं कहती कि जो आंसर मैं करा रही हूँ ये सब सर्वोत्तम है और इससे अच्छा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आप इससे भी अच्छा लिख सकते हैं, आप इससे भी अच्छा डायग्राम बना सकते हैं। और तो आप कोशिश कीजिए कि आंसर को खुद से लिखने का। अगर संभव नहीं हो पाता, आप किसी जॉब में आपके पास समय नहीं मिलता है, उसी कंडीशन में आप नोट्स लीजिए, नहीं तो क्लास को देखिए और नोट्स लिखिए। ऐसे में समय भी आपका बचेगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कैसे लिखना है ये भी थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा क्लू ले लीजिए इस वीडियो को देख करके और आंसर को अपने तरीके से अपने भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को और आंसर को करते हैं। एक साम्राज्य की शासन व्यवस्था को संतुलित एवं सफल बनाने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक होता है कि एक सुदृढ़ एवं शासन सूत्र का आधार लिया जाए। कि एक मान लीजिए कि कोई राजा हुआ मतलब प्राचीन काल में या मतलब भूतकाल में, तो अगर उनकी शासन व्यवस्था बहुत अच्छी रही जो कि जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं, तो उस जिसको मतलब वर्तमान का जो राजा है वो फॉलो कर सकते हैं, तो उसको एक आधार बना करके शासन को सुदृढ़ किया जा सकता है वर्तमान के। तो ये वही चीज़ यहाँ दे रहा है कि एक साम्राज्य की शासन व्यवस्था को संतुलित एवं सफल बनाने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक होता है कि एक सुदृढ़ एवं शासन सूत्र का आधार लिया जाए। फलतः हर्ष ने भी ऐसा ही किया, जो हर्षवर्धन थे उन्होंने भी ऐसा ही किया, और उन्होंने गुप्तकालीन शासन व्यवस्था को आधार मान के यथास्थान उस शासन प्रणाली का निर्माण किया था। मतलब उन्होंने गुप्त काल के शासन व्यवस्था को आधार बना और उस तरीके से अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ की। शासन को सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उसे केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन तथा ग्राम शासन की विभिन्न इकाइयों में विभक्त किया था। अलग अलग जो शासन को मतलब बहुत ही अच्छा सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए उन्होंने क्या किया हर्षवर्धन ने, कि उसको शासन व्यवस्था को विभक्त किया था, अलग अलग भाग में बांट दिया था। जैसे कि केंद्रीय शासन बना दिए, फिर प्रांतों का शासन बना दिया, फिर ग्राम स्तर का शासन बना दिया, जिससे कि शासन को चलाने में विकेंद्रित कर दिया गया, शासन चलाने में से आसानी हो गई। सब मिलकर हर्ष ने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया था। हर्षवर्धन का शासन कितने सालों तक का था? तो 40 वर्षों तक का था। और साम्राज्य हिमालय से लेकर के नर्मदा तक, मतलब जो हर्षवर्धन का जो शासन था वो हिमालय से लेकर के नर्मदा तक और सौराष्ट्र से लेकर के कामरूप तक विस्तृत था। काफ़ी विस्तृत साम्राज्य था इनका, और 40 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। इतने बड़े साम्राज्य को निश्चय ही एक बड़े सक्षम प्रशासन की आवश्यकता थी। तो साम्राज्य इनका बहुत बड़ा हो गया था, तो इसके लिए आवश्यक हो गया था कि एक बहुत ही मतलब अच्छा प्रशासन चले, अच्छा शक्तिशाली प्रशासक हो जो कि उसको बांध करके रख सके। नहीं तो बहुत बड़ा अगर साम्राज्य हो जाता है उसको बिखरते देर नहीं लगती है।
जो कि हर्ष के नेतृत्व में सुलभ हो सका था। वो काफ़ी अच्छा प्रशासक था और यही हम लोगों को बताना भी है कि प्रशासक के रूप में हर्ष की महत्ता का वर्णन करें। तो हर्ष के शासन प्रबंधन पर प्रकाश डालने वाले प्रमुख साधनों में वाण के ग्रंथ, कादम्बरी और हर्षचरित्र के हर्ष से के अभिलेख से और मुद्राओं तथा चीनी यात्रियों के यात्रा विवरण और जीवन उल्लेखनीय है। मतलब अलग अलग साहित्यों से हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है और उन्होंने प्रशासन को कितने अच्छे तरीके से चलाया उसकी जानकारी मिलती है। ये सब साधन हर्षकालीन शासन प्रबंधन पर सुंदर प्रकाश डालते हैं। अब देखिए, क्योंकि देखिए हम लोगों को हमेशा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उसको पकड़ करके चलना है, उससे बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो प्रश्न में पूछा जाए आपको उसी के आंसर करने हैं। भले आपको उससे संबंधित और भी बहुत सारी दुनिया भर की जानकारी हो हर्षवर्धन से संबंधित, लेकिन आपको आंसर वही करने हैं जो कि आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है और कहीं उससे डगमगाना नहीं है। जो जितने भी साक्ष्य मिले हर्षवर्धन के काल के प्रशासन के बारे में कि कितने सुदृढ़ उनकी प्रशासन थी, तो सभी साक्ष्य इस बात को एक मत से सिद्ध करते हैं कि हर्ष का संपूर्ण जीवन जो था वो प्रजा के कल्याण में लगा हुआ था। बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति, आज्ञा पत्र, घोषणा पत्र का प्रवर्तन, आय व्यय की देखरेख वह स्वयं करते थे। राजा के सैनिक कार्यों में युद्ध के समय में सैन्य संचालन और शांति के समय में सैन्य संगठन और सैन्य निरीक्षण इसमें सम्मिलित थे। न्यायाधीश की हैसियत से राजा जो थे वो बड़े अभियोगों का निर्णय करता और निचले जो न्यायालय थे उनकी अपील सुनता था। हर्ष जो थे वो अशोक की तरह धार्मिक आदर्श और भावना से प्रभावित थे, इसलिए अपने व्यक्तिगत सुख और विलास की वो चिंता नहीं करते थे और बराबर राज्य कार्य और प्रजा हित में वो लगे रहते थे। तो इतनी सारी उनका मतलब उनका इतना सारा प्लस पॉइंट था कि वो अपनी व्यक्तिगत सुख और विलास की वो चिंता नहीं करते थे और हमेशा राज्य के कार्य में और प्रजा के हित में उनका जीवन जो था वो लगा रहता था। और इनका जो तुलना जो किया गया है वो महान शासक अशोक से किया गया है कि अशोक की तरह ही बहुत कुछ इनका जो नेचर था वो मिलता जुलता था। हर्ष के केंद्रीय शासन का संगठन कई विभागों में बटा हुआ था जो कि अध्यक्षों अथवा मंत्रियों के संरक्षण में था। अब देखिए हर एक काम को अपने ही जिम्मे लिया जाएगा तो ऐसे में शासन चलाना मुश्किल हो जाएगा। अब इसके लिए तो आवश्यक हो जाता है कि जो अध्यक्ष हैं या मंत्री हैं उनका भी हेल्प लिया जाए। तो जो केंद्रीय शासन का जो संगठन था वो कई विभागों में बांट दिया गया था जो कि अध्यक्षों और मंत्रियों के संरक्षण में था। राजा के निजी अधिकारियों में प्रतिहार जो कि राज्य के मुख्य संरक्षक हुआ करते थे, विनयानुसार जो कि आगंतुकों को राज्यसभा में ले जाने वाला और उसके आगमन की घोषणा करने वाला जिनको विनयानुसार कहते थे वो होते थे, स्थापित जो कि रानीवास के कर्मचारियों का निरीक्षण होता था, प्रतिनर्तक जो होते थे वो दूतक लेखक ये सभी जो थे उनके निजी अधिकारियों में शामिल थे। साहित्यिक साक्ष्य के आधार पे हम कह सकते हैं कि राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद भी थी। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद भी हुआ करता था जिसका उल्लेख वाण और वेनसोंग दोनों ने किया है। अब देखिए इनके शासन के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके का इनका शासन व्यवस्था था और हर्ष ने अपने नाटकों में भी स्पष्ट रूप से अनेक प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख करते हैं और अमात्य और प्रधानमात्य शब्दों का उपयोग हर्ष ने मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए किया है। नागानंद नाटक में प्रधानमात्य को दैनिक राज्यकार में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वे राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और युवराज के समकक्ष थे। नाटकों से ऐसा प्रतीत होता है कि राजा प्रधानामात्य के बाद जिस अमात्य का सबसे अधिक आदर करते थे वो थे महासंधि विग्रहिक। और हर्ष के समय में प्रधानमंत्री अवंती या हर्षचरित्र जो था वो मुख्यमंत्री में पुरोहित, प्रधानमंत्री, संधि विग्रहिक, अक्षपटलाधिकृत, सेनापति का विशिष्ट स्थान था। इसके अतिरिक्त अर्थ विभाग और न्याय विभाग के भी मंत्री हुआ करते थे। अब देखिए हर्ष का प्रशासन में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी। तो इनका साम्राज्य का संगठन ये बहुत महत्वपूर्ण था। इनका सैनिक संगठन काफ़ी सुदृढ़ था। कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा सुदृढ़ थी। स्थानीय और प्रांतीय शासन जो था वो भी सुदृढ़ था। इनका राजस्व प्रशासन भी काफ़ी अच्छा था। जन कल्याण के भी कार्य करते थे जिससे कि शासन को सुचारू रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से और सब जनता बहुत खुश रहती थी। मंत्री और अधिकारी भी जो थे
जो कि इनके प्रशासन को सुदृढ़ बनाते थे। तो ये सभी इनके महत्व हो गए और कुछ खास बातें हो गई, कुछ विशेषताएं हो गई। अब देखिए, गुप्त साम्राज्य की तरह हर्ष का साम्राज्य भी शासन सुविधा के लिए कई इकाइयों में बांटा गया था। अलग अलग इकाइयों में शासन की सुविधा के लिए कई इकाइयों में बांटा गया था, जैसे गुप्त काल में भी बांटा गया था। सारे साम्राज्य के भूमि को, के यहाँ पर होगा, कट कर दीजिएगा, सारे साम्राज्य की भूमि को राज्य, राष्ट्र, देश अथवा मंडल कहते थे। वह कई प्रांतों में बटा हुआ था जिनको भुक्ति अथवा प्रदेश कहते थे, जैसे कि अहिच्छत्र, श्रावस्ती, कौशंबी, पुंड्रवर्धन आदि। भुक्ति अथवा प्रदेश विषयों यानी कि जिलों को विषय कहा जाता था। तो जो भुक्ति और प्रदेश था वो जिलों में विभक्त थे। विषय जो थे यानी कि जिले जो होते थे, विषय मतलब यहाँ ब्रैकेट में मैंने बता दिया जिला, तो विषय जो यानी कि जिले पाठकों और पाठक गांवों में बटे हुए थे। और प्रांतों के अधिकारी उपरिक, महाराज, गोप्ता, भोगपति, राजस्थानीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रपति ये सभी कहलाते थे। उनकी नियुक्ति सम्राट स्वयं करते थे, किंतु अपने अधीन अधिकारियों को नियुक्त करने का उनको अधिकार था। विषय के मुख्य अधिकारी को विषयपति कहा जाता था। स्थानीय शासन में नगर शासन के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु ग्राम अथवा ग्राम समूह के अधिकारियों की सूची इस काल के उत्कीर्ण लेखों में पाई जाती है। ग्राम का जो प्रमुख होता था वो महत्तर या ग्रामी कहलाता था। इसके अतिरिक्त अष्टकुलाधिकरण यानी कि 8 कुलों का निरीक्षक, शौल्किक यानी कि शुल्क अथवा चुंगी वसूल करने वाला, गौलमिक यानी कि वन उपवन आदि का निरीक्षक करने वाला, अग्रहारिक, ध्रुवाधिकरण, भंडाराधिकृत, तलवाटक, उत्खेटियक, पुस्तकपाल, अक्षपटलिक, दिवीर या लेखक, कर्णिन, कर्त्री या शास्त्री के उल्लेख पाए जाते हैं। इससे मालूम होता है कि ग्रामीण शासन जो था वो सरकारी तौर से बहुत ही अच्छे तरीके से सुसंगठित था, और जो गांव के शासन में गैर सरकारी स्थानीय लोगों का भी इसमें काफ़ी बड़ा हाथ था। हर्ष की जो कर नीति थी वो काफ़ी उदार थी। आपको एक शासक के रूप में बताना है तो उनके जितने भी शासन संचालन की जो तरीके थे उसका वर्णन करना, उसके महत्व के बारे में बताना है। तो हर्ष की जो कर नीति थी वो काफ़ी उदार भी थी। भूमि की उपज का 1/6 भाग सरकार को मिलता था, और हर्ष के समय में उद्रिंग यानी कि इसको भूमि शुल्क को उद्रिंग कहा जाता था, उपरिक, हिरण्य आदि शुल्कों का उल्लेख मिलता है। ये सभी शुल्क जो लगाए जाते थे, कर लगाए जाते थे। अब देखिए काफ़ी उदार इनका कर लगाने का जो नियम था वो था। अब देखिए निष्कर्ष हम लोग लिखेंगे। इस प्रकार हर्ष का शासन प्रबंधन लोकहितकारी और अच्छा था। इस प्रशासक के रूप में हर्ष महान थे। एक प्रशासक के रूप में हर्ष महान थे, लेकिन वाणभट्ट एवं वेनशोंग ने अपने अलंकार पूर्ण वर्णन से उसे और भी महान बना दिया था। तो ये हो गया आज के प्रश्न का उत्तर। और प्रश्न क्या था? एक प्रशासक के रूप में हर्ष की महत्ता का वर्णन करें। तो आपको उसके महत्व का वर्णन करना है। तो मैंने कोशिश किया है इस आंसर को परफेक्ट बनाने का, लेकिन एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगी, आप इसके आंसर को भी परफेक्ट बना सकते हैं और भी अच्छा कर सकते हैं और अच्छे डायग्राम के साथ। और आपको अगर नोट्स चाहिए 9905917516 प्राचीन भारत के इतिहास का नोट्स जो है, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए है, तो इसके नोट्स कंप्लीट हैं, आप ले सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए लिख करके, प्राचीन भारत के इतिहास के लिए मुख्य परीक्षा के नोट्स है, तो फिर मैं आपको उसका डिटेल दे दूँगी। ये मुझे इसलिए बताना पड़ता है ना कि जब भी मैं कोई क्लास लेती हूँ नोट्स के माध्यम से, तो आप सभी को क्लास से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पता नहीं होता है, नहीं होता, आप कितना देख पाते हैं, मैं उतना कुछ चेक नहीं करती, लेकिन आपको नोट्स चाहिए होते हैं क्योंकि आप किसी जॉब में लगे होते हैं और आपके पास उतना वक्त नहीं होता है लिखने का। अगर मैं आपको पर्सनल सजेशन को कहा, अगर आपके पास वक्त है, अगर आपके पास आपके पास है समय, अगर आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं कि आप पे नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप इसको देख करके लिख लीजिए। जितने देर में आप वीडियो देखिएगा कोशिश कीजिए, मैंने ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा ऐसे हैंड राइटिंग बना करके लिखना, आप फास्ट लिखिए और इस वीडियो को लिख जाइए जितना मैंने आपको बताया है। और मैं भी अगर कभी जब मैं पढ़ाई करती थी तो अक्सर भी क्लास को देख करके मैं खुद का नोट्स तैयार करती थी। मैं खुद से लिखने में ज़्यादा बिलीव करती थी, तो आप भी खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो पाता, आपके पास समय का अभाव है,
तो ही आप मुझसे नोट्स के लिए कांटेक्ट कीजिए। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।